दे रहा हूँ. A hockey puck with a mass of 0.3 kilogram, a hockey puck of a mass 0.3 kilogram slides on the horizontal frictionless surface. So with a mass of 0.3 kilogram, mass of 0.3 kilogram, move 0.3 kilogram move on the horizontal frictionless surface of an ice rink, R-I-N-K, of an ice rink, full stop. Two forces, ice rink, full stop. Two forces act on the puck as shown in the figure. Two forces act on the puck as shown in the figure, full stop. Shown in the figure, full stop. Figure, full stop. The force F1 has, figure मैं बना दे रहा हूँ. The force F1 has a magnitude of, force F1 has a magnitude of 5 Newton. Force F1 has a magnitude of 5 Newton, and force F2 has a magnitude of 8 Newton. F2 has a magnitude of 8 Newton. Determine the acceleration of the puck. ये वाला एंगल कर लो 60 डिग्री और ये वाला एंगल कर लो 30 डिग्री. ठीक है, करो. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस वगैरह हो गए. कैसे करेंगे? तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर रिजल्टेंट होगा. तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे. रिजल्टेंट फोर्स क्या जाएगा? रूट में 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू कॉस थीटा. यही तो फॉर्मूला होता है. एंड व्हाट इज थीटा? 60 एंड 30, 90 डिग्री. निकाल लो कितना आएगा. इजी. तो पहले आप निकाल लोगे, पहले निकाल लेंगे नेट फोर्स. तो नेट फोर्स होगा 25 प्लस 64, मतलब कितना हो गया? रूट 89 है ना. रूट 89 की वैल्यू कितनी होगी? 9 पॉइंट समथिंग आएगी ना. कैसे निकालते हैं? कितना आएगा? 18 चौक 72. हाँ, 9.4 समथिंग आएगी. ठीक है भाई. यस सर. हाँ, 796. फिर 4 आ गया, 0 लगाओगे 188. फिर एक और वो 0 लगाना पड़ेगा. हाँ ठीक है, 9.40 समथिंग आएगा. 9.43 आ रहा है सर. हाँ जी. 43 आ रहा है. यस सर. कैसे? यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 4 ही बचेगा ना. ये 188 हो जाएगा. 9.43 आ रहा है. 184 into 4 736 बनेगा. 796. तो 7, अच्छा 736 बन रहा है. हाँ जी. ठीक है. तो फिर ये हो गया 64 है ना. 6400 राइट. फिर ठीक है. कितना आ रहा है फिर? ये बोलना कितना आ रहा था? 9.43. 9.43 सर. ठीक है. तो 9.43 हो गया. तो दिस इज इट. तो 9.43 की न्यूटन क्या आया? ये हमारा नेट फोर्स आया है. एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास. तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज 9.43 डिवाइड बाय व्हाट इज द मास 0.3. डिवाइड करके निकालो जो भी आएगा. दैट इज योर आंसर. लिखो इक्वेशन एक और. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m
the motion of a particle of mass m is given by, the motion of a particle of mass m is given by y is equals to ut plus half gt square, ut plus half gt square. Motion of a particle is given as y is equals to ut plus half gt square. Find the force acting on the particle. Find the force acting on the particle. कैसे करेंगे? Acting on the particle. मैं hint देता हूँ, फिर करना. Particle. देखो, force होता है mass into acceleration. तो इसका मतलब हमको चाहिए acceleration. Acceleration कैसे आएगा? तो पहले हमको निकालेंगे velocity. Velocity कैसे आएगी? dy by dt. तो dy डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो, वेलोसिटी आ जाएगी. फिर जो वेलोसिटी आएगी उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज dv by dt. तो जो इक्वेशन यहाँ से आएगी डिफरेंशिएट करके उसको यहाँ पुट कर देंगे एंड यू विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करेंगे तो f is equals to mass into acceleration हो जाएगा. जरा ट्राई करो. सर हाफ gt नहीं आएगा ऊपर सर? हाफ gt क्यों आएगा? वो 2 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई होके वो खत्म हो गया ना. ये देखो ये 2 आगे जाता है ना, सर तो वीडियो हाफ इंटू फ्रीज 1, हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा ये? अरे ये जो है अच्छा 2 पावर वाला वो आगे आता है ना, तो हाफ इंटू 2 1 हो यस गया, सर. ओनली gt बचेगा. ओके, तो यहाँ से पहले ये डिफरेंशिएट करा u प्लस gt, उसको फिर से डिफरेंशिएट करा तो g बचेगा एंड f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो mg इज द फोर्स. एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, दैट इज इम्पल्स. बट एक लास्ट क्वेश्चन देखो. if an electron is subjected to, if an electron is subjected to a force of, if an electron is subjected to a force of 10 raised to power minus 25 Newton, if an electron is subjected to a force of 10 raised to power, subjected to a force of 10 raised to power minus 25 Newton. अगर फोर्स जो है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 25 न्यूटन है, माइनस 25 न्यूटन. ओके, इन एन एक्सरे मशीन, एक्सरे ऐसे ही प्रोड्यूस होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को टकराते हैं मेटल के ऊपर तो वहां से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं. ओके, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 25 न्यूटन इन एन एक्सरे मशीन. देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, find out the time taken by the electron, find out the time taken by the electron, time taken by the electron, ठीक है, by the electron to cover a distance of, to cover a distance of 0.2 meter, 0.2 meter. ठीक है, और मास तुमको इलेक्ट्रॉन का लेना है, इन्होंने दे रखा है 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 किलोग्राम. टेक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज m इज इक्वल्स टू माइनस 30 किलोग्राम, 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 किलोग्राम. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. फोर्स इतना है, इतने मास का इलेक्ट्रॉन है, 0.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, तो यहाँ से पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे. एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, that is 10 raised to power 25 divided by 10 raised to power minus 30. तो ये आ जाएगा 10 raised to power 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. S is equals to ut plus half at स्क्वायर लगा देंगे, ut plus half at स्क्वायर लगा देंगे. तो S है 0.2 is equals to, ये तो क्या 0 into t प्लस में हाफ into 10 raised to power 5 into t स्क्वायर. तो यहाँ से निकाल देंगे हम t स्क्वायर, कितना आ जाएगा? इट विल बी 0.4 into 10 raised to power minus 5. एक सेकेंड, 4 into 10 raised to power minus 6 वही है. t is equals to root 4 into 10 raised to power minus 6, that is 2 into 10 raised to power minus 3 seconds. अब इसको तुम चाहे 0.002 लिख लो या ऐसे लिख लो, as you wish. अब ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है, इम्पल्स जो है, वेरी गुड टॉपिक. इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आधे लोगों को पता नहीं होता, बट इम्पल्स जो है बहुत बढ़िया टॉपिक है. देखो होता क्या है, कुछ मोशन हमारे ऐसे होते हैं जिनमें फोर्स लगातार किसी ऑब्जेक्ट पे लगती रहती है. जैसे जितने भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमेशा लगती रहेगी. ऐसा थोड़ा ना कि अभी लगी फिर खत्म हो गई, फिर लगी फिर खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं होता. कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, हॉरिजॉन्टल जा रहा हो, कैसे भी जाए,
उस पर लगातार एक फोर्स लगती रहती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। ये बात क्लियर सबको कि एक ऐसा मोशन है जिसमें लगातार फोर्स लग रही है, दैट इज द आवर ग्रेविटी वाला टाइप एग्जांपल हो गया। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एग्जांपल हो गया, मोशन ऑफ मून अराउंड मून, ग्रेविटी वाले कॉमन एग्जांपल। जैसे इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये कुछ ऐसे मोशन है इनमें फोर्स लगातार लग रही है, वो थोड़े बहुत टाइम के लिए फोर्स हटी ही नहीं, लगातार लग रही है। लेकिन हमारे डेली लाइफ में जितने भी हम मोशंस को देखते हैं उनमें फोर्स लगातार नहीं लगती, उनमें फोर्स कुछ देर के लिए लगती है, फिर हम फोर्स को हटा लेंगे और फिर वापस लगा देंगे एंड सो ऑन। ऐसे कुछ ब्रेकिंग में फोर्स लगती है और अब फाइनाइट टाइम फोर्स लगती है, ऐसा नहीं कि लगातार लगती जा रही है फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप लगातार एक्सेलरेटर पेडल को दबा करके रखो तो गाड़ी चल सकती है? छोड़ना पड़ेगा बीच में, छोड़ना पड़ेगा। लगातार पूरे मोशन में लगातार दबा के रखा है, ऐसा नहीं होता ना, हमको छोड़ना पड़ेगा, या कुछ फाइनाइट टाइम के लिए हमने फोर्स लगाई फिर हटा ली। और एग्जांपल देख सकते हैं, जब एक क्रिकेटर बॉल को थ्रो करता है तो कितने टाइम तक फोर्स लगती होगी उस बॉल के ऊपर? सोचो कितने टाइम तक फोर्स लगती होगी? फोर्स सिर्फ उतने टाइम तक लगती है जब तक वो क्रिकेटर के हाथ में बॉल है। जैसे ही बॉल हाथ से छूट गई, फोर्स कितनी हो गई? 0। उसके बाद कोई फोर्स नहीं लग रही, मतलब एटलीस्ट उसके हाथ से नहीं लग रही। एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी वगैरह वो सब तो है, मैं हाथ की बात कर रहा हूँ कि अगर हाथ से हॉरिजॉन्टली कोई बॉल फेंकनी है तो जितने टाइम तक हमारे हाथ में बॉल है और हाथ ऐसे मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगी, जैसे ही हाथ से बॉल रिलीज तो हाथ की हमारी फोर्स उसके ऊपर खत्म हो गई। बात समझ आ रही है कि नहीं अभिमान? दूसरा एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कोई स्पिनर था, उसने बॉल फेंकी, बहुत स्लोअर स्पीड से बॉल फेंकी थी, एक बैट्समैन ने बहुत तेजी से बैट घुमाया और जो बॉल है वो बहुत लंबा 180 मीटर या 200 मीटर का उसने 6 लगा दिया। तो वो इतना ज्यादा वेलोसिटी, जब उसने क्रिकेटर ने बॉल फेंकी थी तो उसमें इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन जब वो बैट से लग के बॉल गई तो उसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा आ गई, मतलब मोमेंटम चेंज हो गया उस बॉल का। तो जो बैट ने जो फोर्स लगाई वो लगातार जब तक बॉल मूव करके 6 लग के बाउंड्री पार जाएगी तब तक फोर्स लग रही है, या फिर कुछ टाइम के लिए फोर्स लगी थी और फिर खत्म हो गई? कुछ टाइम के लिए लगी थी, कुछ टाइम के लिए लगी थी और फोर्स खत्म हो गई। जितने भी कोलिजन्स होते हैं सब में बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो चीजें बॉडीज कांटेक्ट में रहती हैं, फोर्स लगती है, फिर खत्म हो जाती है। जैसे सिमिलरली अगर हम बात करें, कोई चीज है जो कि सॉलिड फ्लोर के ऊपर गिरी, तो जितने टाइम तक वो कांटेक्ट में था और वो चीज उसके ऊपर गिरेगी, चपटी हो जाएगी, वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 1 सेकंड तक मैक्सिमम हो सकता है वो बॉडीज आपस में कांटेक्ट रहे वेलोसिटी को। मान लो ऊपर से कोई चीज गिरी थी, उसके बाद 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, उसको 0 होने में बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन वही अगर एक को क्या बोलते हैं, कुछ कपड़ा वगैरह लगा लें, कुछ रबर वगैरह लगा लें जिसके ऊपर वो चीज गिर रही है ना, जनरली जो चीज करते हैं बचाने के लिए, तो अब उसमें क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी जो 40 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड आई, रिड्यूस हुई, उसका टाइम बढ़ गया, है ना। तो मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन है फोर्स का, जब भी फोर्स एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगेगा तो हम इंपल्स की बात करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट एवरीवन? दो तरह के मोशन होते हैं। हाँ बोलो बोलो सर। इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ज्यादा होता है। इंपल्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा कम दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी फोर्स लग रही थी और कितनी देर के लिए लग रही थी। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक है, देखो अभी ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जब बहुत कम टाइम के लिए किसी पे फोर्स लगती है तो हम इंपल्स बोलते हैं। नहीं, इंपल्स का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हमको ये मालूम है कि अब फोर्स लगी और अब फोर्स का लगना बंद हो गया, मतलब दो टाइम ड्यूरेशन, एक पूरा टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर फोर्स लगी थी, तो हम उस टाइम ड्यूरेशन का चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, उसी को हम इंपल्स बोलते हैं कि उस फोर्स का असर क्या पड़ा। भाई आप ग्रेविटी का असर भी आप बोलना चाह रहे हो तो आप क्या बोलोगे, इतने सेकंड से बॉल छोड़ने के बाद इतने सेकंड के बाद में बॉल की स्पीड इतनी हो गई, तो हमने क्या बोला, इतने सेकंड तक जो ग्रेविटी फोर्स लगी उसका असर इतना हुआ। तो जब भी हम बात करेंगे, जब फोर्स एक्ट करती है एक पर्टिकुलर टाइम से दूसरे पर्टिकुलर टाइम, यानी कि टाइम ड्यूरेशन में फोर्स एक्ट करेगी एक फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो उस फोर्स का जो असर होगा उसके असर को हम नापते हैं इंपल्स के टर्म में। Is that clear, everyone? Yes, sir. Is that clear? तो इसको लिख लो, इसको लिख लेना कि when the force on an object act for, when the force on an object act for, force on an object
force on an object act for a finite time interval, a finite interval of time, then act for a finite interval of time, then act for a finite interval of time, then the effect of that force in that particular time period, is known as, sorry, is expressed in the terms of impulse imparted by the force to that particular object on which it has acted upon. In terms of impulse. In terms of impulse imparted, IMPARTED, imparted to the particular object on which the force has acted upon. ठीक है? Mathematically it is the product of force, it is the product of magnitude of force, you can say product of magnitude of force acting on an object ठीक है, on an object, and product of magnitude of an force acting on an object and the time duration for which the force has acted, so this we represent as F delta T. Why delta T? Because जब हमने फोर्स जब लग रही थी, हमने नोटिस किया फोर्स लगने को, तो हो सकता है हमारा स्टॉप वॉच 0 सेकंड पे हो सकता है वो उससे ज्यादा भी हो, तो हम बोलेंगे T is equal to 2 सेकंड पे फोर्स लगना शुरू हुआ और T is equal to 5 सेकंड पे फोर्स लगना खत्म हो गया, तो 3 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन हुआ. तो डेल्टा हम इससे लगाते हैं सो दैट इफ वी हैव टाइम T जो हमारा T1 था, अगर वो 0 के अलावा कुछ है तो हम उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें. So it is basically T2 minus T1, फाइनल टाइम जब फोर्स लगना बंद हो गया, इनिशियल टाइम जब फोर्स लगना शुरू हुआ था. That's why we put that delta over here. बाकी इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है. तो हाँ बोलो सर. एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स हैज के बाद क्या लिखा था आपने? फोर्स हैज एक्टेड. ठीक है सर. सर ये एवरेज इंपल्स है. हाँ ठीक है सर. ठीक है, तो ये हो गया. दिस इज इट नाउ. तो ये हमारा इम्पल्स जो है इसके बाद हो गया. नाउ इम्पल्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. तो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वो मैग्नीट्यूड लिखा है वहां पे, बट उसको हम वेक्टर भी ले सकते हैं. तो हम बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जो होगा, इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी टू, यहाँ पे लगा सकते हैं. तो स्केलर फॉर्म में यू कैन राइट इट लाइक दिस ओनली, नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये हमारा स्केलर फॉर्मूला हो गया, स्केलर फॉर्मूला, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्मूला. इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है, दैट्स इट. ठीक है. तो इम्पल्स हैज a direction same as that of applied force. Impulse has a direction same as that of applied force. This is it. Okay. So one thing we can also look at over here,
कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम देख सकते हैं एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लिख सकते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो नाउ यू कैन हैव कि अगर मैं डेल्टा पी करूं तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। नाउ इफ आई टेक दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस इक्वेशन एज 2, so from equation 1 and 2 it is clear, from equation 1 and 2 it is clear कि हमारा जो impulse है that is equals to change in momentum, change in momentum, that is final momentum minus initial momentum. This is it. Okay, you can note it. कुछ question है, doubt है इससे पूछ सकते हो। I don't think इसमें कुछ doubt होना चाहिए वैसे। Let's do a question. Okay, इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, लिखना a batsman hits back a ball, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव लगाया है, बिल्कुल सामने जैसे वो है ना, सामने से बॉल आई, स्ट्रेट ड्राइव सामने। a batsman hits back a ball straight to the direction of bowler, straight to the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meter per second, without changing ठीक है, its initial speed of 12 meter per second, of 12 meter per second, full stop। अच्छा एक बात बताओ, अगर 12 मीटर पर सेकंड से आया, 12 मीटर पर सेकंड से वापस भेजना है तो उसको कुछ ताकत लगानी पड़ेगी या वैसे ही बस बैट रख दे और हो गया काम? कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी या खाली बैट रख दे काम चल जाएगा? फोर्स पे डिपेंडेंट है, फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स पे कैसे? फोर्स लगानी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत फोर्स लगानी पड़ सकती है, बट वो नहीं कह सकते आप कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज वो इलास्टिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, बॉल कितनी इलास्टिक है, ठीक है। बट फोर्स लगानी पड़ सकती है डेफिनेटली, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो, ठीक है। वो खैर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो फोर्स लगानी पड़ सकती है, क्यों लगानी पड़ेगी उसका रीजन अभी आगे देखेंगे हम। क्या लिखा? 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 किलोग्राम, if the mass of the ball is 0.15 kilogram, is 0.15 kilogram, 15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball. Determine the impulse imparted to the ball. Impulse imparted to the ball. मतलब क्या निकालना है हमको? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि फोर्स तो गिवन नहीं है ना। तो जस्ट लुक एट ओवर हियर, ना हमको टाइम गिवन है ना फोर्स गिवन है, तो फोर्स इनटू टाइम तो करेंगे नहीं। इंपल्स निकालना है तो P2 माइनस P1 करेंगे सिंपली। देखो तो ये हमने बनाया, दिस इज द बैट। अरे टेढ़ा होगा, ठीक है। और बॉल इधर से आई, इधर से बॉल आ रही है और बॉल आकर के इससे टकरा गई और टकराने पर वापस लौट गई, ऐसा कुछ सीन है ना। कितनी मीटर कितना था? 12 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और 12 मीटर पर सेकंड से ही चली गई, राइट। तो नाउ वी हैव, इसको मैं लिखूंगा v इनिशियल वेलोसिटी। तो कैन आई राइट इनिशियल वेलोसिटी एज, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं माइनस का 12 मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में थी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। जब बॉल टकरा के वापस गई तो ये जो थी v फाइनल, वो है हमारी प्लस का 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है ना। तो अब हमको निकालना है यहाँ पर इंपल्स हमारा क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास तो सेम ही है, बॉल तो सेम ही है, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देते हैं, माइनस इनिशियल फाइनल मोमेंटम यानी कि m इंटू वी एफ माइनस का इनिशियल मोमेंटम यानी कि m इंटू वी आई, एंड m यू कैन टेक एज कॉमन और वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। तो वी एफ कितना है भैया? वी एफ है 12 और माइनस माइनस का हो गया 12, तो टोटल हो गया 24 m। एंड आर यू गिवन विद मास? मास दे रखा है 0.15 किलोग्राम।
कितना हो गया, कितना हो गया कर लो. ओके, जस्ट डू इट.